आगे सारे लोग। चलो भाई हम लोग शुरू करते हैं। लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ रहे थे। लिक्विड सॉल्यूशन और लिक्विड सॉल्यूशन में हम लोग पढ़ रहे हैं कंसंट्रेशन टर्म। बहुत सारा कंसंट्रेशन टर्म हम लोगों ने पढ़ा और ये भी पढ़ा कि एक कंसंट्रेशन टर्म को दूसरे कंसंट्रेशन टर्म में कैसे चेंज करते हैं। तो कोई भी अगर एक कंसंट्रेशन टर्म दिया हुआ है तो देखो कि दिया हुआ कंसंट्रेशन टर्म जो है वो डिफाइंड किस में है। जिसमें डिफाइंड होता है उतना अमाउंट ले लेते हैं और बाय डेफिनेशन उतना अमाउंट लेते के साथ ही दूसरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म मिल जाता है। जैसे अगर मोलारिटी दिया हुआ है तो 1 लीटर सॉल्यूशन ले लेना। मोलारिटी दिया हुआ है तो 1 किलो सॉल्वेंट ले लोगे। परसेंटेज वेट बाय वेट दिया हुआ है तो 100 ग्राम सॉल्यूशन लेना होता है। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ है तो 100 ml सॉल्यूशन लेना होता है। यदि मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है तो 1 मोल सॉल्यूशन का ले लेंगे। तो एक और क्वेश्चन जिसका कि बहुत जरूरत पड़ता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, वह है मोल फ्रैक्शन को दूसरे कंसंट्रेशन टर्म में चेंज करना। यानी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा मोल फ्रैक्शन, लेकिन सपोज करो कि आपको क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट है वो है मोलालिटी का या मोलारिटी का। तो मोल फ्रैक्शन को हम लोग मोलारिटी या दूसरे कंसंट्रेशन टर्म में कैसे चेंज करेंगे, इसको एक न्यूमेरिकल से समझते हैं। बढ़िया से देखोगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज in its aqueous solution is equal to 0.2. Density of solution is 1.2 gram per ml. Calculate क्वेश्चन का ए पार्ट मोलालिटी। मान लो कि एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है मोलालिटी आपसे, तो कोई एक ही क्वेश्चन पूछेगा, एक कंसंट्रेशन टर्म दे देगा और उसका दूसरा कंसंट्रेशन टर्म पूछ लेगा। यहाँ पर हालांकि जितने भी कंसंट्रेशन टर्म हम लोग पढ़े थे सारा निकाल लेंगे। मोल फ्रैक्शन से मोलालिटी भी निकालेंगे, मोलारिटी भी निकालेंगे, परसेंटेज वेट बाय वेट भी निकालेंगे, सब निकालेंगे। लेकिन मान लो कि मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का जो कि सॉल्यूट है एक एक्वस सॉल्यूशन में दे दिया 0.2 और कैलकुलेट करना है मोलालिटी। क्या दिया? मोल फ्रैक्शन। क्या सिखाया था? न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए देखो कि दिया हुआ कंसंट्रेशन टर्म क्या है और किसमें डिफाइंड है। दिया है मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन डिफाइंड होता है 1 मोल सॉल्यूशन में। तो क्या करोगे? 1 मोल सॉल्यूशन का ले लोगे। टेक 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन। जैसे ही आपने 1 मोल सॉल्यूशन का लिया, बाय डेफिनेशन आपको सबसे पहले तो मिल गया नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का। अरे भाई 0.2 यदि मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का है, सॉल्यूट का है, तो इसका अर्थ यह हुआ 1 मोल सॉल्यूशन में 0.2 मोल सॉल्यूट है। यानी बाय डेफिनेशन नंबर ऑफ मोल मिल गया सॉल्यूट का। नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का 0.2 के बराबर हुआ, तो नंबर ऑफ मोल सॉल्वेंट का भी मिल गया। 1 मोल सॉल्यूशन है, 0.2 मोल सॉल्यूट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 0.8 मोल जो होगा सॉल्वेंट का होगा। दोनों को जोड़ करके 1 होना चाहिए। अब देखेंगे कि क्वेश्चन में पूछता क्या है। क्वेश्चन में पूछ रहा है मोलालिटी,
तो मोलैरिटी का बेसिक जो डेफिनेशन है वो तो याद ही होना चाहिए। क्या होता है? ऊपर में चाहिए नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का, नीचे में चाहिए मास किसका भाई? सॉल्वेंट का। और सॉल्वेंट का मास किस में चाहिए? किलो में चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का आपको तो बाय डेफिनेशन ही मिल गया। 1 मोल सॉल्यूशन लिए तो नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का 0.2 मिला हुआ है कि नहीं? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यानी यहां पर सॉल्वेंट का मास दिया नहीं क्वेश्चन में, बल्कि आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई। कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल सॉल्वेंट का मिला हुआ है तो मास कैसे कैलकुलेट करते हो किसी भी सब्सटेंस का? यदि मोल दिया हुआ है, मोल गुने मोलर मास, तो मास हम कैलकुलेट कर लेते हैं सॉल्वेंट का। कैसे निकालोगे? मोल दिया 0.8 और मोलर मास, सॉल्वेंट है क्या? एक्वस सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट वाटर है, और वाटर के लिए मोलर मास कितना? 18। तो 18 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 14.4 ग्राम। क्या आया? मास आया। किसका मास आया? सॉल्वेंट का मास आया। हमको तो यही चाहिए, मोलालिटी कैलकुलेट करने के लिए सॉल्वेंट का मास चाहिए, लेकिन सॉल्वेंट का मास जो मिला वो किस में मिला? ग्राम में। हमें किस में चाहिए? केजी में। क्या करोगे? 1000 से डिवाइड कर दो तो केजी में हो गया। अब यही जो मास सॉल्वेंट का आया ये किलो में, इसको हमें पुट कर देना है यहाँ पर सॉल्वेंट का मास किलो में, तो मोलालिटी आ जाएगा। डिवाइड कर दिया 14.4 डिवाइड बाई 1000, तो 1000 ऊपर चला गया। डेसिमल डेसिमल हटा देना, सिंप्लीफाई कर लेना, और ये आपका मोलालिटी मिल गया स्मॉल एम, है कि नहीं? या सीधे सीधे पढ़ के भी कर सकते थे। मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का 0.2 दिया तो इसका अर्थ हिंदी में ये हुआ कि 1 मोल सॉल्यूशन में 0.2 मोल सॉल्यूट है, तो नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का मिल गया 0.2। ये मिल गया ऊपर वाला पढ़ के। सॉल्वेंट का मास कैलकुलेट करने के लिए यदि आपने 1 मोल सॉल्यूशन लिया तो सॉल्वेंट का मोल मिला 0.8, क्योंकि दोनों को मिला करके 1 होना चाहिए। तो 1 में से 0.2 को माइनस कर दिया तो 0.8 मोल सॉल्वेंट का मिला, मोल मिला। मास चाहिए, मास के लिए क्या करते हो? मोल गुने मोलर मास, तो 0.8 मोल था। मोलर मास 18 क्यों लिखा? क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है, और एक्वस सॉल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट वाटर है, और वाटर के लिए मोलर मास 18 होता है। मल्टीप्लाई कर दिया। मास किस में मिलता है? ग्राम में मिलता है। हमें चाहिए किलो में, 1000 से डिवाइड कर दिया, केजी में आ गया, वैल्यू को पुट किया, मोलालिटी मिल गया, है कि नहीं? नोट करो। हो गया सर नोट। सबका हो गया बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखो, यानी मोलालिटी कैलकुलेट करने के लिए अभी तक डेंसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं थी। यानी क्वेश्चन में यदि सिर्फ मोलालिटी ही पूछता तो वॉल्यूम वगैरह नहीं निकालने लगते कि सब चीज पहले निकाल लेते हैं तब देखेंगे कि क्या पूछा। पहले देखो कि पूछा क्या और उसमें क्या चाहिए, उतना ही आप उतना ही कैलकुलेशन करो, उतना ही चीज निकालो, अदरवाइज टाइम तो बहुत लग जाएगा। तो मोलालिटी कैलकुलेट करने के लिए हमको सिर्फ नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का चाहिए था और सॉल्वेंट का मास चाहिए था, तो उतना ही कैलकुलेट किया। बाकी वॉल्यूम सॉल्यूशन का या सॉल्यूशन का मास ये हम लोगों ने कैलकुलेट नहीं किया। लेकिन अगर क्वेश्चन के बी पार्ट में आपसे ये पूछे कि इसी क्वेश्चन का मोलारिटी कैलकुलेट कर लो ना, मोलारिटी ये कितना होगा, मोलारिटी आप कैलकुलेट करके बताइए। अब देखिए कि मोलारिटी कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या-क्या इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है। तो मन ही मन
फार्मूला दिमाग में आया मोलरिटी का? क्या होता भाई? नंबर ऑफ मोल होता है सॉल्ट का ऊपर में, नीचे में क्या होता है? वॉल्यूम होता है। किसका? सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। तो ये मोलरिटी यानी नंबर ऑफ, वेरी गुड। तो वॉल्यूम चाहिए सॉल्यूशन का लीटर में। तो एक चीज तो हम लोगों को बाय डेफिनेशन ही मिल गया। एक मोल सॉल्यूशन जैसे ही आपने लिया कि सबसे पहले नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का मिल गया। एक मोल सॉल्यूशन में 0.2 मोल सॉल्यूट है, तो ऊपर वाला तो मिल गया, न्यूमरेटर मिला हुआ है। अब सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है? नहीं दिया। क्या डेंसिटी दिया है? दिया है। तो हमने बताया था कि कभी भी वॉल्यूम और डेंसिटी की बात करें क्वेश्चन में, जैसे डेंसिटी की बात कर दिया, वॉल्यूम चाहिए, तो वो वाला फॉर्मूला क्या भाई? तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, या मास इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। उसी को रीअरेंज करोगे तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए? मास अपॉन डेंसिटी। यानी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा मोलरिटी कैलकुलेट करने के लिए वॉल्यूम। यानी दिमाग में आया कि हमको वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम के लिए फार्मूला आया। किसका वॉल्यूम निकालना चाहते हो? सॉल्यूशन का। तो मास भी किसका? सॉल्यूशन का ही चाहिए। डेंसिटी भी सॉल्यूशन का, क्वेश्चन में डेंसिटी दिया हुआ। तो क्या सॉल्यूशन का मास क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ है? नहीं दिया। क्या क्या आपको मिल गया? नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का मिल गया, सॉल्वेंट का भी मोल मिल गया, दोनों का मोल मिल गया, तो मोल गुने मोलर मास करके दोनों का मास मिल जाएगा। दोनों का मास को ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन का मास मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का मिला हुआ है, तो मास कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चे सॉल्यूट का। किस फॉर्मूले से? मोल गुने मोलर मास। मोल कितना? 0.2। सॉल्यूट है कौन? ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज तो इतनी बार हम लोगों ने पढ़ा ना, C6H12O6, जिसका कि मोलर मास 180। गुना कर देंगे, 18 दूना 36, 36 ग्राम के बराबर हुआ सॉल्यूट का मास। सॉल्वेंट का मास तो अभी हम लोगों ने निकाला ही था पीछे वाले स्लाइड में। सॉल्वेंट का मास हम लोग निकाला था 14.4 ग्राम। देखो अभी दिखाते हैं, ये देखो सॉल्वेंट का मास आया था 14.4 ग्राम। अब ये सॉल्वेंट का जो मास है 14.4 ग्राम, वो कहाँ से आया था? 0.8 मोल सॉल्वेंट का था, 18 में मल्टीप्लाई कर दिया था, उससे आया था। तो 14.4 ग्राम ये तो आप निकाल ही चुके हैं। हमें किसका मास चाहिए? मास चाहिए सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन के मास के लिए क्या करोगे? दोनों का मास जोड़ दो, सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का। सॉल्यूट का मास 36 है, सॉल्वेंट का मास 14.4 ग्राम है, जोड़ दिया तो 50.4 ग्राम सॉल्यूशन का मास आया। लेकिन ये तो सॉल्यूशन का मास है, हमें क्या चाहिए? सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला भी लिखा, मास सॉल्यूशन का 50.4 ग्राम। नीचे में डेंसिटी, क्वेश्चन में डेंसिटी दिया हुआ है 1.2 ग्राम पर ml, फिर दिया हुआ डेंसिटी दिया हुआ रहेगा। तो ये ग्राम पर ml और ये ऊपर वाला ग्राम, तो ग्राम ग्राम कैंसिल होकर के ना ये जो यूनिट वॉल्यूम का मिलेगा सॉल्यूशन का, वो ml में मिलेगा। कितना ml? तो 504/12, ये तो ml में मिला। लेकिन हमें ये जो वॉल्यूम सॉल्यूशन का चाहिए वो ml में नहीं, बल्कि चाहिए लीटर में, है कि नहीं? लीटर में चाहिए। तो लीटर के लिए क्या करोगे? 1000 से डिवाइड कर दो, 504 डिवाइड बाई 12 था, 1000 से और डिवाइड कर दिया, ये वॉल्यूम आपको लीटर में आ गया। अब यही जो वॉल्यूम आया है ना, ये जो वॉल्यूम आया, इसको यहाँ पर पुट कर दो और आंसर आ जाएगा। कितना है? 504 डिवाइड बाई 12, ये ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 1000, है कि नहीं? अब ये जो वैल्यू आपके पास आ जाएगा, इसको हम कैपिटल M लिख देंगे, मोलरिटी मिल गया। नोट कीजिए इसको।
हो गया सर। हो गया सर। सबका हो गया? यस सर। यस सर। वेरी गुड। तो देखो, हम लोगों ने सीख लिया कि एक कंसंट्रेशन टर्म को किसी भी दूसरे कंसंट्रेशन टर्म में कैसे चेंज करते हैं। मान लो कि यहाँ पर पूछा होता परसेंटेज वेट बाय वेट, क्या करते? ऊपर में पुट करते सॉल्यूट का मास, तो सॉल्यूट का मास 36 ग्राम, नीचे में पूरे सॉल्यूशन का मास आपने निकाल लिया 50.4 ग्राम एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। यानी अब कोई भी कंसंट्रेशन टर्म पूछ ले, फार्मूला यदि बेसिक आपको याद है, फार्मूला में वैल्यू को पुट करोगे और आंसर आपको मिल जाएगा। तो हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म इसलिए भी पढ़ा क्योंकि कंसंट्रेशन टर्म से क्वेश्चन तो आता ही आता है, इसके अलावा लिक्विड सॉल्यूशन में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो पढ़ना है, बिना कंसंट्रेशन टर्म का आप पढ़ ही नहीं सकते। और इंटर कन्वर्जन तो उसमें हर एक क्वेश्चन में ही आ जाता है। तो चलो भाई, अब हम लोग शुरू करते हैं लिक्विड सॉल्यूशन में जो पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन। एनसीईआरटी सबसे पहले खोलोगे तो पहले ही पेज पर टाइप ऑफ सॉल्यूशन लिखा हुआ है, एक टेबल बनाया हुआ है। तो देखो क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है। फिजिकल स्टेट जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का है, उसके आधार पर कितना कॉम्बिनेशन पॉसिबल है सोच सकते हैं। मान लो कि सॉल्वेंट लिक्विड है, तो लिक्विड में हम क्या घोल सकते हैं? लिक्विड भी घोल सकते हैं, सॉलिड भी घोल सकते हैं और गैस भी घोल सकते हैं। यानी 3 तरह का सॉल्यूशन पॉसिबल है, जबकि सॉल्वेंट लिक्विड है। इसी तरह से यदि सॉल्वेंट सॉलिड है तो उसमें भी तीनों चीज घोल सकते हैं, लिक्विड भी, सॉलिड भी और गैस भी। यानी सॉलिड सॉल्वेंट है तो 3 तरह का और सॉल्यूशन पॉसिबल है। इसी तरह से गैस यदि सॉल्वेंट है तो उसमें भी तीनों चीज घोल सकते हैं। यानी 3 मिलकर के 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो देखो यहाँ पर हम उसको समराइज कर रहे हैं, फिजिकल स्टेट लिख रहे हैं सॉल्यूट का। ये बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड या बिहार बोर्ड में पूछ सकता है। सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट, और इसका हम लोग कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे। सॉल्वेंट क्या है? सबसे पहले सॉल्वेंट लेते हैं लिक्विड, है ना। अब ये लिक्विड हमने 3 बार इसलिए लिखा कि लिक्विड यदि सॉल्वेंट है तो इसमें सॉल्यूट जो है हम डाल सकते हैं, लिक्विड भी। इसको बोलेंगे लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड को लिक्विड में घोल दिया। इसी लिक्विड में हम लोग सॉल्यूट यूज कर सकते हैं, सॉलिड। जैसे शुगर है, पानी में घोल दिया तो सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। इसी लिक्विड में हम लोग गैस भी डिसॉल्व कर सकते हैं, जैसे O2 गैस इज डिसॉल्व इन वाटर। तो कभी भी सॉल्वेंट यदि लिक्विड है तो इसको बोलते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। टॉपिक का नाम क्या है? लिक्विड सॉल्यूशन। यानी जो भी हम लोग पढ़ेंगे उसमें सॉल्वेंट जो होगा लिक्विड होगा। तो लिक्विड इन लिक्विड का एग्जाम्पल क्या हुआ? जिसमें लिक्विड लिक्विड में घुला हुआ है, जैसे H2O है और इथेनॉल है, दोनों ही लिक्विड है। दोनों को आपस में मिला दिया तो लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन हो जाएगा। सॉलिड इन लिक्विड, शुगर को डिसॉल्व कर दिया वाटर में, सॉलिड इन लिक्विड हो गया। गैस इन लिक्विड, जैसे O2 गैस है, घुला हुआ है वाटर में। ये जो एक्वेटिक लाइफ होती है समुद्र में या पानी में,
जीव जंतु जो जिंदा रहता है कैसे रहता है, ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व होता है कहाँ पर, वाटर में। तो बेसिकली O2 या दूसरा गैस जो डिजॉल्व वाटर में है वो गैस इन लिक्विड का एग्जाम्पल हो गया। हमारा जो टॉपिक है लिक्विड सोल्यूशन, तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब भी हम लोग सोल्यूशन पढ़ेंगे उसमें जो सॉल्वेंट होगा वो लिक्विड होगा। तो जहां पर भी सॉल्वेंट लिक्विड होगा ना, उसको हम लोग कहते हैं लिक्विड सोल्यूशन। यही हम लोग को पढ़ना है, लिक्विड सोल्यूशन। यानी 3 तरह का सोल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड। और क्या पॉसिबिलिटी है, सॉल्वेंट यदि सॉलिड हुआ, 3 बार इसको भी लिखते। अब सॉलिड में यदि लिक्विड घोला जाए, डिसॉल्व किया जाए लिक्विड, सर ये क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे इसका एग्जांपल सोडियम अमालगम NaHG। है ना, बेसिकली Hg सोडियम में घुला हुआ है तो उसको कहेंगे सोडियम अमालगम। एक ऐसा एलॉय जिसमें कि Hg एक कंस्टिट्यूएंट होता है ना, उसको अमालगम के नाम से पुकारते हैं। तो सोडियम अमालगम, बेसिकली सोडियम घुला हुआ है Hg में, सॉरी Hg घुला हुआ है सोडियम में। सॉलिड में सॉलिड को भी घोल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एलॉय, मिश्र धातु जिसको हम लोग कहते हैं एलॉय, ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, गन मेटल हो गया, ये सब जो एलॉय होता है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है। एक से ज्यादा मेटल्स उसमें मिले हुए रहते हैं होमोजेनियसली। यानी पढ़ते होंगे कि कोई, जैसे हम लोगों ने एलॉय लिया तो उसमें 20% ये है, 30% ये है बाय मास। तो बेसिकली वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है, सॉलिड सॉलिड में घुला हुआ है। तो एलॉय इसका एग्जांपल हुआ सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन का। गैस इन लिक्विड, क्या गैस भी घुल सकता है? सॉरी, गैस इन सॉलिड बिल्कुल घुल सकता है। जैसे H2 गैस घुला हुआ है इन पैलेडियम। तो यदि सॉलिड हमारे पास सॉल्वेंट है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। तो सॉलिड सॉल्यूशन तो हम लोग को पढ़ना नहीं है, पढ़ना है लिक्विड सॉल्यूशन। क्या इसी तरह से 3 और कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? बिल्कुल। यदि गैस सॉल्वेंट है, गैस 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 हमने 3 बार लिखा। अब गैस में क्या डिसॉल्व कर सकते हो? तीनों चीज डिसॉल्व कर सकते हैं, लिक्विड भी, सॉलिड भी और गैस भी। तो लिक्विड इन गैस का क्या एग्जांपल है? जैसे क्लोरोफॉर्म है, लिक्विड होता है। N2 गैस में डिसॉल्व है। सॉलिड गैस कैम्फर इन N2 गैस, कैम्फर सॉलिड होता है। कपूर जिसको कहते हो। गैस इन गैस का कोई भी गैसियस मिक्सचर ले लो ना भाई, हमेशा ही होमोजेनियस होता है। गैसियस मिक्सचर इज ऑलवेज होमोजेनियस। N2 को O2 गैस में मिला दिया तो गैस इन गैस सॉल्यूशन हो जाएगा, है कि नहीं? हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। टॉपिक का नाम है लिक्विड सॉल्यूशन। 3 तरह का सॉल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे। लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन जो अभी हम लोग शुरुआत करेंगे, है कि नहीं, वो रॉल्ड्स-रॉयस में आएगा। सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, जिसमें कि हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे हेनरीज लॉ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। नोट करो। सर गैस और सॉलिड वाला जो एग्जांपल है सर उसको क्या लिखे हैं सर? गैस इन सॉलिड with H2 गैस इन पैलेडियम PD।
एनसीईआरटी में दिया हुआ है एज इट इज, हमने वही एग्जाम्पल लिया जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। यदि आपसे पूछता भी है कि ये किसका एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल भी एग्जाम में वहीं से लेता है और वही एग्जाम्पल लेता है जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना। तो हमने भी वही एग्जाम्पल ले लिया है, क्योंकि जेईई मेंस में या जेईई एडवांस में अब जो न्यूमेरिकल कभी-कभी न्यूमेरिकल नहीं, ये जो थियोरेटिकल क्वेश्चन कभी-कभी पूछता है, उसमें पूछ देता है कि ये जो एग्जाम्पल है किसका उदाहरण है। तो एग्जाम्पल भी एनसीईआरटी से, एग्जाम्पल तो बहुत सारे हो सकते हैं, है कि नहीं? जैसे सॉलिड स्टेट आपने पढ़ा होगा कि एफसीसी का एग्जाम्पल, बीसीसी का एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल, तो बहुत सारे एग्जाम्पल पॉसिबल है। अब वो एग्जाम्पल कहाँ से लेता है? एनसीईआरटी कम से कम जो एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, वो ये सोचता है कि बच्चा एनसीईआरटी तो पढ़ा ही होगा, तो वो एग्जाम्पल लिया जाए जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आगे जा कर के हम लोग पढ़ेंगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल्स। तो आईआईटी एडवांस में वही एग्जाम्पल लिया गया था, एक एग्जाम्पल दे दिया और पूछा था कि ये किसका एग्जाम्पल है, किसका उदाहरण है, पॉजिटिव डेविएशन का, नेगेटिव का। तो वो जो एग्जाम्पल लिया गया था एनसीईआरटी से ही लिया गया था। तो मैं आप लोगों को कहता हूँ कि कोई भी एग्जाम्पल एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है ना, उसको बढ़िया से देख करके याद कर लें। नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया सर। हो गया बड़े बेटा, ठीक है, सर। बोलो। सर हाँ बोलो। सर ये आज का लेक्चर थोड़ा व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिएगा सर, यहाँ नेटवर्क वीक है, कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा। तीनों लेक्चर कर देंगे बेटा, कल भी जो पढ़ाएंगे ना तीनों कर देंगे। यस सर, थैंक यू सर। क्या दिख नहीं रहा है क्या? क्या प्रॉब्लम आ रही है? मतलब ग्लिच आ रहा है सर ना, अच्छा। ऑडियो वीडियो दोनों नहीं आ रहा है ठीक से। ओह, नेटवर्क वीक होगा, चलो। बार बार कट जाता है नेटवर्क की वजह से, बारिश हो रही है ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, कर देंगे, कल कर देंगे सब। चलो थैंक भाई, यू सर। तो हम लोग का जो टॉपिक है ना, वो है लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। पहले जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो जो टॉपिक है वो है लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। मतलब क्या? लिक्विड लिक्विड में घुला हुआ है, सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है। तो लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन को पढ़ने के लिए एक कॉन्सेप्ट बढ़िया से आना चाहिए, और वो जो कॉन्सेप्ट है वेपर प्रेशर का, कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर। ये क्या होता है, पहले इसको डिफाइन करते हैं, उसको फिर हम लोग समझेंगे। इट इज defined as pressure due to vapor of a liquid above its surface at a given temperature, at a given temperature at equilibrium, equilibrium लिखा मतलब equilibrium, when rate of evaporation and rate of condensation becomes equal। क्या कहता है अंग्रेजी में?
देखोगे सब ध्यान से। मान लो किसी एक कंटेनर में कोई एक लिक्विड है ना, कोई भी लिक्विड है। अब लिक्विड जो होता है वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल का मतलब जो वेपर में कन्वर्ट हो सकता है। तो एक गिवन टेम्परेचर पर एवापोरेशन एक प्रक्रिया होती है जो कि सरफेस फेनोमेना होता है। यानी लिक्विड के सरफेस वाला जो मॉलिक्यूल है गिवन टेम्परेचर पर वेपर में कन्वर्ट हो रहा होता है ना। सरफेस वाला जो मॉलिक्यूल है वेपर में कन्वर्ट होगा, उसको बोलते हैं एवापोरेशन। जैसे अभी बारिश हो रही है, धूप निकलेगी तो ये जो खेतों में पानी पड़ा हुआ है कुछ एवापोरेट कर जाता है, कुछ नीचे भी जाता है, कुछ एवापोरेट कर जाता है। या एक गिलास पानी तुम धूप में रख दो, 2 घंटे के बाद जाओगे तो लेयर क्या होता है, नीचे चला जाता है। क्यों? क्योंकि सरफेस वाला जो वाटर मॉलिक्यूल था उसका कन्वर्जन वेपर में हो गया, वेपोराइज कर गया, गैस में कन्वर्ट हो गया। तो उस प्रक्रिया को एवापोरेशन कहते हैं। तो कोई एक लिक्विड है, हर एक टेम्परेचर पर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे वाटर है तो वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ही चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो तो बॉइलिंग हो जाता है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो एवापोरेशन इज ए सरफेस फेनोमेना जिसमें कि किसी एक लिक्विड के सरफेस वाला मॉलिक्यूल का कन्वर्जन वेपर में हो रहा है, उसको एवापोरेशन कहते हैं। तो एवापोरेशन हुआ है ना, एवापोरेशन समझ में आया। अब क्या है कि गिवन टेम्परेचर पर एवापोरेशन हो रहा था, धीरे धीरे इसका लेयर नीचे जाएगा। करते क्या है कि इस सिस्टम को क्लोज्ड कर देते हैं। क्लोज्ड का मतलब क्या, मास का ट्रांसफर नहीं होगा। जो भी वाटर मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट हुआ उसी ग्लास उसी वेसल में रह जाएगा, बाहर नहीं जाएगा, यानी सिस्टम हो गया क्लोज्ड। थर्मोडायनेमिक्स यदि नहीं पढ़े हो तो थर्मोडायनेमिक्स में एक क्लोज सिस्टम होता है। क्लोज सिस्टम का मतलब इसमें मास का ट्रांसफर नहीं होता, तो मास तो बाहर जाएगा नहीं, क्लोज सिस्टम हो गया। अब क्या होगा कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट हुआ था ऊपर से टकराएगा और टकरा करके ना नीचे जाएगा, और नीचे जा करके लिक्विड के सरफेस से टकराएगा, ठंडा होगा, और ठंडा होकर के फिर से उसका कन्वर्जन लिक्विड में हो जाएगा। उल्टा प्रोसेस, यानी वेपर का कन्वर्जन लिक्विड में होगा, ऊपर से टकराएगा, टकरा करके नीचे जाएगा, ठंडा होगा, ठंडा होकर के फिर लिक्विड में कन्वर्जन होगा। तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। ये जो वेपर का कन्वर्जन लिक्विड में हो रहा है उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। यानी एक ही साथ अब 2 प्रक्रिया होगी, एक एवापोरेशन का जिसमें कि लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है वेपर में, गैस में, और साइमल्टेनियसली वेपर का कन्वर्जन भी लिक्विड में हो रहा है ना। तो लिक्विड से वेपर के लिए हम बोलेंगे एवापोरेशन, और वेपर से लिक्विड के लिए बोलेंगे कंडेंसेशन। एक गिवन टेम्परेचर पर जब दोनों रेट, क्या रेट, रेट ऑफ एवापोरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों बराबर हो जाते हैं। एक गिवन टेम्परेचर पर जब रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ एवापोरेशन दोनों बराबर हो गया तो उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। इक्विलिब्रियम जब अचीव हो जाता है ना, तो अब नीचे वाला जो लिक्विड है उसका अमाउंट भी चेंज नहीं करेगा, और जितना वेपर बना था उसका अमाउंट भी अब चेंज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जितना वेपर बन रहा है उतना ही वेपर का कन्वर्जन लिक्विड में हो रहा है, तो उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो उस इक्विलिब्रियम पर जितना भी वेपर बना, यहाँ पर क्या बन गया, वेपर बन गया, ये सब वेपर है,
जितना भी वेपर बना उस वेपर के चलते जो प्रेशर होता है उसको कहते हैं वेपर प्रेशर, उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। अब ध्यान से सुनो क्या हमने कहा। कोई एक लिक्विड किसी एक कंटेनर में मौजूद था, तो लिक्विड सरफेस से वेपर में कन्वर्जन हुआ, साइमल्टेनियसली जो वेपर बनेगा उसका भी कन्वर्जन लिक्विड में होगा, यानी कंडेंसेशन होगा। तो एवापोरेशन का रेट और कंडेंसेशन का रेट एक गिवन टेम्परेचर पर जब बराबर हो जाता है तो उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो उस इक्विलिब्रियम पर जितना भी लिक्विड सरफेस के ऊपर में वेपर बन गया, तो उस वेपर के चलते जो प्रेशर होगा उसको हम लोग कहते हैं वेपर प्रेशर, यानी एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन है जो कि गिवन टेम्परेचर पर डिफाइंड होता है। अब चूंकि ये टाइम तुम्हारा खत्म होने वाला, मैं फिर से लिंक भेजूंगा, इसको जल्दी से नोट कर लो। फिर से आएंगे इस पर, फिर से समझाऊंगा इसको। हो गया सर। हो गया सर। हो गया बेटा, ये ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि मेरे को लग रहा है टाइम हो गया है। कर दे डिस्कनेक्ट, हो गया सबका? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, अभी लिंक भेजता हूँ। चलो भाई, क्या कह रहे थे, कह ये रहे थे, फिर से फटाफट समझोगे क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से इसको बताता हूँ, सब ध्यान से देखोगे। क्या मैंने बताया, कोई भी एक लिक्विड है, कोई भी एक लिक्विड, मान लो वाटर ही है, और एक गिलास में आपने ले लिया, तो उड़ेगा ना पानी, पानी तो उड़े करेगा। अब ये जो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, अगर उसको अलाउ किया जाए तो वेपर तो भाग जाएगा, लेयर नीचे जाएगा, तो मास का ट्रांसफर हो रहा है। तो मास का ट्रांसफर होता है ना, तो उसको कहते हैं ओपन सिस्टम। इक्विलिब्रियम के लिए सिस्टम का क्लोज होना जरूरी है, यानी मास का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। अब इसको क्या करो कि उसके ऊपर में ढक्कन रख दो, बंद कर दो। अब बंद कर दोगे तो ये जो वेपर बनेगा भाग नहीं पाएगा, है कि नहीं? भाग नहीं पाएगा, इसका मतलब मास का ट्रांसफर सिस्टम से नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं क्लोज्ड सिस्टम। अब थर्मोडायनेमिक्स हम तुम लोग को लास्ट में पढ़ा देंगे, पढ़े नहीं हो तो, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ऊपर में गया उसको बोलते हैं एवापोरेशन, है ना? एवापोरेशन यानी लिक्विड का वेपर, वेपर का मतलब क्या, गैस में कन्वर्जन, उसको कहते हैं एवापोरेशन। तो एवापोरेशन हुआ। अब चूंकि ये ऊपर से टकराएगा तो ये नीचे भी जाएगा। वाटर का मॉलिक्यूल जो कि वेपर में कन्वर्ट हुआ, ऊपर से टकराया, नीचे गया, नीचे जा करके लिक्विड सरफेस से टकरा के फिर ठंडा हो जाएगा, कूलिंग होगी, और कूल होकर के उसका कन्वर्जन लिक्विड में हो जाएगा, उसको बोलेंगे कंडेंसेशन, है ना? कंडेंसेशन, कंडेंसेट हो रहा है। तो दो प्रोसेस एक साथ चल रहा है, एवापोरेशन और कंडेंसेशन। तो लिक्विड का कन्वर्जन वेपर, वेपर का मतलब गैस में, और गैस का कन्वर्जन लिक्विड में। दोनों का रफ्तार बराबर हो जाए, रेट बराबर हो जाए। जिस रफ्तार से लिक्विड का कन्वर्जन गैस में, गैस का कन्वर्जन लिक्विड में हो रहा है, तो रिवर्सिबल दिखाया ना, इसका मतलब क्या, साथ में चल रहा है, एक ही साथ दोनों चल रहा है। जहां पर रेट बराबर हो जाएगा उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम आ गया। तो गिवन टेम्परेचर पर ये इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, तो इस इक्विलिब्रियम पर कुछ वेपर बन गया ना, इस लिक्विड सरफेस के ऊपर में कुछ वेपर, कुछ गैस तो बन गया। तो ये जो वेपर बना, इस वेपर के चलते, गैस ही है ना, वेपर क्या है, एक तरह का गैस है। तो गैस जब भी एक कंटेनर में रहेगा तो प्रेशर एग्जर्ट करेगा। तो इस वेपर के चलते जो प्रेशर क्रिएट हुआ उसको बोलते हैं
वेपर प्रेशर, वीपी लिखा, वीपी का मतलब क्या, वेपर प्रेशर। तो यही वेपर प्रेशर, यानी सिंपल शब्दों में समझो कि किसी एक कंटेनर में लिक्विड है, तो लिक्विड से जो वेपर बनेगा उस सरफेस के ऊपर में, ऊपर से ढक दिए, तो लिक्विड सरफेस के ऊपर में जितना वेपर बन गया, अब बनना उनना बंद हो गया, कांस्टेंट हो गया वेपर का अमाउंट। तो उसके चलते गिवन टेम्परेचर पर जो प्रेशर क्रिएट होगा लिक्विड सरफेस के ऊपर में, उसको हम लोग वेपर प्रेशर कहते हैं। सबको ये फंडामेंटल क्लियर हो गया। तो वेपर प्रेशर का कुछ क्वालिटी होता है, जिसमें कुछ पॉइंट्स को बढ़िया से याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अबाउट वेपर प्रेशर। इस वेपर प्रेशर को हम शॉर्ट फॉर्म में वीपी लिखेंगे। वेपर प्रेशर, पहला पॉइंट, इन केस ऑफ H2O, इट का मतलब क्या, वेपर प्रेशर is also called aqueous tension. हेलो In case of H2O, it is also called aqueous tension. आवाज वगैरह सब जा रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं सबको? पहले नो सर, नो सर। कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा? अब जरा ध्यान से लो। इन केस ऑफ H2O, ये जो वेपर प्रेशर हमने लिखा ना, कोई भी लिक्विड होगा तो जो वेपर बनेगा, प्रेशर जो क्रिएट होगा उसको हम वेपर प्रेशर कहेंगे। लेकिन यदि वह लिक्विड वाटर हुआ तो वेपर प्रेशर तो हम कह ही सकते हैं, उसको एक और नाम, एक स्पेसिफिक नाम से पुकारते हैं, एक्वस टेंशन। यानी एक्वस टेंशन इज नथिंग बट वेपर प्रेशर ड्यू टू H2O लिक्विड। यानी H2O के चलते जो वेपर प्रेशर होता है उसको एक और नाम से पुकारते हैं, एक्वस टेंशन। बस इतना सर। तो दूसरा लिक्विड अगर अल्कोहल हुआ, इथेनॉल हुआ, मिथेनॉल या कुछ भी दूसरा हुआ, केरोसिन हुआ, डीजल हुआ, तो क्या बोलेंगे उसको, फिर वेपर प्रेशर कहेंगे, वेपर प्रेशर ड्यू टू डीजल ऐसा कह देंगे। लेकिन उनके लिए कोई और स्पेशल नाम नहीं होता, सिर्फ वाटर के लिए स्पेशल नाम है जिसको कहते हैं एक्वस टेंशन। फॉर ए स्पेसिफिक लिक्विड, मतलब कोई भी एक लिक्विड हमने ले लिया, इट का मतलब क्या, वेपर प्रेशर, इट इज independent of amount of liquid taken and surface area of vessel। देखो क्या कहता है, कोई भी एक पर्टिकुलर लिक्विड लिया, मान लो वाटर ले लिया, 3 कंटेनर हमने लिया, एक गिलास ले लो, एक बड़ा सा टब ले लो, और एक एकदम पतला सा परख नली ले लो, है ना। अब तीनों का सिस्टम क्लोज होना चाहिए। अगर हम कहीं पर क्लोज नहीं भी कर रहे तो भी आपको मानना है कि वेपर प्रेशर क्लोज सिस्टम में डिफाइंड होता है, सिस्टम क्लोज्ड है। 3 कंटेनर लिया और तीनों में वाटर ही लिया, वाटर है, सब में वाटर है। वाटर ही है, तीनों का सरफेस एरिया डिफरेंट है। कोई मीडियम साइज का है, किसी का सरफेस एरिया बहुत बड़ा है, किसी का बहुत छोटा है।
अमाउंट जो हमने वाटर का लिया, हर जगह वाटर ही लिया, यहाँ पर भी H2O ही है, सब जगह H2O है, ये भी H2O है, लिक्विड सेम ले रहे हैं। अमाउंट अलग अलग ले लिया, मान लो ये 2 किलो है, इसका अमाउंट जो है 5 kg है और ये ½ kg है, और तीनों जगह टेम्परेचर सेम है, यहाँ टेम्परेचर T है, यहाँ पर भी इस कंटेनर में भी T है, और यहाँ जो वाटर लिया गया उसका भी टेम्परेचर T है। क्या कह रहे, 3 कंटेनर है, तीनों का सरफेस एरिया डिफरेंट है, तीनों में वाटर ही लिया गया, तीनों में वाटर का अमाउंट जो है, जो मास है, वो डिफरेंट है। थ्योरी ये कहता है कि यदि कोई एक लिक्विड है तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा अमाउंट पर डिपेंड नहीं करेगा, वेसल के सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करेगा। यानी कि आप चाहे वाटर का अमाउंट 2 किलो लिए हो, 5 किलो लिए हो, ½ किलो लिए हो, और किस में लिए हो, कैसा कंटेनर, उसका क्या सरफेस एरिया, उससे कुछ लेना देना नहीं है। तीनों जगह उस लिक्विड का टेम्परेचर यदि सेम है, T है, T है, T है, तो तीनों जगह वेपर प्रेशर सेम ही होगा। यानी कि इस कंटेनर में वेपर प्रेशर H2O के चलते X कह दे, तो यहाँ पर भी वेपर प्रेशर X ही होगा, और यहाँ पर भी वेपर प्रेशर X के बराबर ही होगा। क्या कह रहे, क्या ये रहे हैं कि वेपर प्रेशर किसी भी एक पर्टिकुलर लिक्विड का उसके अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता, और वेसल के सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता, तो डिपेंड किस पे करता है, अगले पॉइंट में आगे देखो, तीनों में टेम्परेचर सेम है, यानी जिस फैक्टर पर वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा वो होगा टेम्परेचर। पहले इतना नोट कीजिए। हो गया सर। हो गया सर। हो गया बेटा, 2 पॉइंट अभी एक तक हम, मिनट सर। हाँ नोट कर लो, नोट कर लो। 2 पॉइंट सीखे अभी। एक तो ये कि यदि लिक्विड H2O है तो उसको हम लोग एक और नाम से पुकारते हैं एक्वस टेंशन, यानी एक्वस टेंशन बेसिकली वेपर प्रेशर ही है, किसका, पानी का। और गिवन टेम्परेचर पर देखो, टेम्परेचर यहाँ फिक्स कर रहे हैं, अगर सरफेस हो गया। एरिया डिफरेंस है, अमाउंट उस लिक्विड का अलग अलग है और टेम्परेचर सेम है, तो वेपर प्रेशर भी सेम ही होगा, अमाउंट कितना लिए उस पर डिपेंड नहीं करेगा, सरफेस एरिया वेसल का कितना है उस पर भी डिपेंड नहीं करेगा। सर ऐसा क्यों होता है, सरफेस एरिया चेंज करेगा, वॉल्यूम अगर बढ़ गया तो प्रेशर तो चेंज करना ना चाहिए। देखो कैसे चेंज नहीं करता, उसके पीछे भी रीजन है। जैसे एक कंटेनर लिए ना और उसको ढक दिया ऊपर से, इसमें लिक्विड था, है कि नहीं। अब क्या हुआ, वेपर बना, वेपर बन गया, कुछ अमाउंट वेपर का गिवन टेम्परेचर पे बनेगा। अब इसके चलते इक्विलिब्रियम पर वेपर प्रेशर कहेंगे कि जो भी वेपर क्रिएट किया तो PV इक्वल टू nRT, इसके ऊपर में कुछ वॉल्यूम होगा, टेम्परेचर होगा, तो PV इक्वल टू nRT से P इक्वल टू क्या, nRTY भी कर देंगे। PV इक्वल टू nRT से तो प्रेशर हमारे पास जो निकल कर क्या आएगा, गैसी तो है, आइडियल गैस मानेंगे, तो गैसी है तो उसके चलते जो प्रेशर क्रिएट होगा वही वेपर प्रेशर कहा जाएगा। अब इसको यदि हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दें, देखो ऐसे मान लो कि हमने एक बाउंड्री खड़ा कर दिया बीच में, तो जो प्रेशर है ना वो बेसिकली इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। जैसे एक कमरे में प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, तो उस कमरे को 4 पार्ट में भी डिवाइड करोगे ना तो प्रेशर चेंज नहीं करेगा, टेम्परेचर भी चेंज नहीं करेगा। जैसे जिस कमरे में मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, मान लो यहाँ टेम्परेचर 20 डिग्री है, तो कमरे को 4 हिस्सा में डिवाइड करेंगे तो टेम्परेचर चेंज करेगा क्या, नहीं करेगा, 20 का 20 ही रहेगा।
प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, दीवार खड़ा कर दिया और 4 पार्ट में हमने ये कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो क्या प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर से बढ़ करके 4 एटमॉस्फेयर हो जाएगा क्या? नहीं। प्रेशर सारे पार्ट में एक ही एटमॉस्फेयर रहेगा। यानी टेम्परेचर, प्रेशर ये सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। गिवन सिस्टम के लिए डिवाइड करने पर वो चेंज नहीं करता। तो यहाँ पर अगर इस पूरे पार्ट में प्रेशर यदि P था, तो इसको यदि हम डिवाइड करेंगे भी ना, तो भी प्रेशर यहाँ पर P ही रह जाएगा, यहाँ पर P ही रह जाएगा। लेकिन अमाउंट लिक्विड का चेंज कर गया, अमाउंट लिक्विड का चेंज कर गया। सरफेस एरिया भी क्या हो गया? चेंज कर गया। सरफेस एरिया भी क्या हो गया? चेंज कर गया। सर PV = nRT लगाएंगे तो वॉल्यूम तो आधा हो गया यहाँ पर। अगर इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड कर तो वॉल्यूम तो अरे वॉल्यूम आधा होगा तो नंबर ऑफ मोल भी तो आधा ना हो जाएगा, क्योंकि Yes, अब sir. वेपर का अमाउंट तो आधा ही हो गया। तो प्रेशर = क्या लिखते हो? P लिखते हो PV = nRT से nRT एंड डिवाइड बाय V, यही तो लिखते हो ना। अब देखो नंबर ऑफ मोल अगर 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा? n/2 हो जाएगा। आधा हो गया, आधा ही तो अब वेपर है तो मोल भी आधा, और वॉल्यूम भी क्या हो गया? आधा हो गया, यानी V/2। तो ये 2 क्या हो गया? कैंसिल हो जाएगा। यानी बेसिकली प्रेशर आपका चेंज नहीं करेगा। यही कह रहा है जितना भी प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जिसको हम वेपर प्रेशर कह रहे हैं, तो अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता और सरफेस एरिया पर भी डिपेंड नहीं करता। इसकी वजह ये है। ठीक है, चलो तो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है भाई? कोई फैक्टर तो होगा जिस पर ये डिपेंड करता है। बिल्कुल, टेम्परेचर पर। अब ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो वेपराइजेशन ज्यादा होगा, वेपर ज्यादा बनेगा, वेपर ज्यादा बनेगा तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा, सीधी सी बात है। तो इट का मतलब क्या? वेपर प्रेशर। इट डिपेंड्स, किसी भी लिक्विड के लिए इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर यदि हम चेंज करेंगे तभी वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का चेंज करेगा। टेम्परेचर यदि हम चेंज नहीं करेंगे तो वेपर प्रेशर नहीं चेंज करेगा। यानी वेपर प्रेशर किसी एक पर्टिकुलर लिक्विड का, मैं बार-बार कह रहा हूं पर्टिकुलर लिक्विड का, ये नहीं कि सर डीजल का और पानी का वेपर प्रेशर गिवन टेम्परेचर पे क्या बराबर होगा? नहीं, अलग-अलग होगा। तो कोई एक लिक्विड सेलेक्ट कर लिया तो उसका जो वेपर प्रेशर है ना, वो फंक्शन होगा किसका? टेम्परेचर का। यानी सिर्फ एक फैक्टर पर डिपेंड करेगा और वो फैक्टर है टेम्परेचर। कैसे डिपेंड करता है वो अभी हम लोग फार्मूला से समझेंगे, मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे। लेकिन एक बात तो पक्का हो गया कि वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का सिर्फ एक फैक्टर पर डिपेंड करता है और वो फैक्टर है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर यदि आप बढ़ाते हैं, खूब धूप निकल जाए, है ना, आसमान में खूब धूप निकल जाए, तो कॉमन सेंस कहता है कि ज्यादा वेपोराइज करेगा यार पानी या कोई भी लिक्विड। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर भी, वेपर ज्यादा बनेगा तो वेपर प्रेशर ही बढ़ेगा। और टेम्परेचर यदि हम घटाएंगे, कम एवोपरेशन होगा तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर बढ़ता है, टेम्परेचर घटाने पर वेपर प्रेशर घटता है कि नहीं? अब ये हम लोगों ने पढ़ा कि वेपर प्रेशर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है इसके आगे पढ़ेंगे। लेकिन एक और पॉइंट है जो कि खुद ही सोच सकते हो। बताओ, हमने 2 लिक्विड लिया, एक वाटर लिया और दूसरा पेट्रोल लिया। सेम ही टेम्परेचर पर किसमें वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? सोच के बताओ। पेट्रोल में सर। कैसे? पेट्रोल में होगा, पेट्रोल में ज्यादा वोलेटाइल होता है, उड़ना शुरू करता है, कम टेम्परेचर पर वेपर बनना शुरू हो जाता है, होता है ना। वेरी गुड। यानी पेट्रोल में वेपर ज्यादा बनेगा, थोड़ा सा भी अगर टेम्परेचर दोगे तो वेपोराइजेशन शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल के मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है। तो जहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होगा ना, तो मॉलिक्यूल के भागने की, एस्केप करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, ज्यादा वेपर बनेगा। सरफेस से ज्यादा मॉलिक्यूल भागेगा, गैस में बनेगा, तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। और जो मॉलिक्यूल एक दूसरे को जोर से पकड़े हुए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, तो भागने कम देगा। कम यदि मॉलिक्यूल भागेगा तो वेपर भी कम बनेगा, वेपर कम बनेगा तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। इंग्लिश में ये कह रहे हैं
यदि stronger the intermolecular force of attraction between molecules, lesser will be vapor pressure of liquid and vice versa. सर जो रसोई घर में जो तेल का उपयोग होता है उसमें भी तो वेपर होगा ना। किसमें बेटा? रसोई घर में जो तेल का उपयोग होता है उसमें भी तो वेपर होगा ना। हाँ, कहीं पर भी एक क्लोज सिस्टम में रखोगे ना तो वेपर तो होता ही है, कम बनेगा ज्यादा बनेगा डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। जैसे पानी का टेम्परेचर अगर 100 डिग्री कर दो तो पूरा का पूरा जो है लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। तो हमेशा थोड़ा या कम या ज्यादा हो ही सकता है, डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर ज्यादा बनेगा। अब तुम बॉइलिंग टेम्परेचर, बॉइलिंग क्या होता है अभी हम सिखाएंगे, लेकिन हर जगह कहीं पर भी लिक्विड है तो उसका वेपर है ही है, होगा ही होगा हर जगह बेटा, ऑलवेज। यस सर। क्या कह रहे हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, मॉलिक्यूल एक दूसरे को जोर से पकड़ेगा, भागेगा कम, तो वेपर प्रेशर जो होगा वो होगा कम। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, वेपर प्रेशर कम, और वाइस वर्सा का मतलब उल्टा। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यदि वीक है, कमजोर है, तो मॉलिक्यूल एक दूसरे को उतना जोर से नहीं पकड़ेगा, एस्केप करने की टेंडेंसी अच्छी खासी होगी, भाग आसानी सकता है, तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। समझने वाली बात है, कॉमन सेंस है ना, नोट कर लो इसको। हो गया सर। हो गया सर। एक सेकंड। हो गया। कर लो बेटा, कर लो सब। हो गया सर। यानी हम लोग कुछ पॉइंट्स पढ़े क्या? सिंपली ऐसे समझे, कोई एक लिक्विड है, गिवन टेम्परेचर पर उस लिक्विड सरफेस के ऊपर में वेपर जो क्रिएट होगा ना, उसके चलते जो प्रेशर होगा उसको कहेंगे वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर पानी के केस में एक्वस टेंशन भी कहते हैं। वेपर प्रेशर किसी एक लिक्विड का सिर्फ एक फैक्टर पर डिपेंड करता है और फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, घटाओगे तो वेपर प्रेशर कम होगा। लिक्विड का अमाउंट कितना लिया हो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। सरफेस एरिया वेसल का कितना हो उस पर भी वेपर प्रेशर का वैल्यू डिपेंड नहीं करता है कि नहीं। अब डिपेंड कैसे करता है टेम्परेचर पर, ये पढ़ते हैं। डिपेंडेंस ऑफ वेपर प्रेशर ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर किस तरह से डिपेंड करता है, तो थर्मोडायनेमिकली ये प्रूफ किया गया। जैसे अगर मैं कह दूं वेपर प्रेशर को P से रिप्रेजेंट करें, P कह दिया, तो किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर इस तरह से डिपेंड करता है, P इक्वल टू P नॉट। P नॉट एक कांस्टेंट है, e टू द पावर माइनस डेल्टा H अपॉन RT। जहां पर कि P वेपर प्रेशर है, P नॉट जो है एक कांस्टेंट है। ये T को इनफाइनाइट करोगे ना, इनफाइनाइट कर दोगे तो E का पावर क्या हो जाएगा 0, यानी P इक्वल टू P नॉट। यानी T बहुत हाई हो तो जो वेपर प्रेशर है वो P नॉट के बराबर हो जाता है। तो P नॉट बेसिकली एक कांस्टेंट है उस लिक्विड के लिए। डेल्टा H, अब थोड़ा बहुत तो एंथैल्पी वगैरह कहीं ना कहीं पढ़े ही होगे। H का मतलब एंथैल्पी, डेल्टा H का मतलब एंथैल्पी का चेंज या हीट का चेंज। इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। गिवन टेम्परेचर T पर एक मोल सब्सटेंस को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जितना हीट देना पड़ेगा ना, उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन।
और ये ऑब्वियस सी बात है, हीट देना पड़ेगा तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो डेल्टा एच का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, हीट देना पड़ेगा, हीट देते हो तभी तो वेपर में कन्वर्ट होता है। टी क्या है? टेम्परेचर, टेम्परेचर मस्ट ऑलवेज बी इन केल्विन, गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर इन केल्विन। तो ये थर्मोडायनेमिकली डिराइव किया गया था, इसको बोलते हैं क्लॉसियस क्लेपेरॉन। इक्वेशन, क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन के नाम से इसको पुकारते हैं, CLY है क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन। अब वेपर प्रेशर जो है टेम्परेचर पर इस तरह से डिपेंड करता है, तो इसको यदि हम ग्राफ बनाएं, ग्राफ, तो ये मान लो कि पीपी का मतलब क्या? वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को हम पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि टेम्परेचर पे इस तरह से डिपेंड कर रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर अभी क्या बताया कि वेपर प्रेशर बढ़ेगा, इस तरह से एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। टी का वैल्यू जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे तो ये जो वैल्यू है ना बढ़ेगा। मैथमेटिकली आप सोच सकते हैं, इसको नीचे करोगे ना, पी नॉट डिवाइड बाई ई का पावर डेल्टा एच अपॉन RT, माइनस से प्लस हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर नीचे वाला जो वैल्यू है टेम्परेचर को बढ़ाने पर घटता जाएगा। तो वेपर प्रेशर यानी टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर एक्सपोनेंशियली इस तरह से बढ़ता है। ये जो ग्राफ होता है इस तरह से एक्सपोनेंशियल, यानी गिवन टेम्परेचर पर, ये टी पर वेपर प्रेशर ये होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर उस लिक्विड का बढ़ेगा। इसको बोलते हैं क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन। पहले इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सर ग्राफ ओरिजिन से नहीं होगा? हाँ, सोच करके देखो, ऑरिजिन से पास करने का मतलब टेम्परेचर यदि केल्विन, केल्विन में पुट करते हैं, केल्विन 0 केल्विन अगर हम पुट कर देंगे, है ना, तो 0 केल्विन अगर देखो पुट करके देखो ना बच्चे, बेसिकली क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर 0 हो जाएगा। तो अब 0 केल्विन एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जैक्टली वो वहां से पास नहीं करेगा। 0 केल्विन तो एग्जिस्ट करता नहीं है ना, 0 केल्विन पर किसी भी गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है, तो गैस ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो एग्जैक्टली ऑरिजिन से पास नहीं करेगा। ऑरिजिन टेंड्स टू कह सकते हैं, टेंड्स टू, लेकिन एग्जैक्टली टच नहीं करेगा। 0 केल्विन पर गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है, यानी गैस ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो 0 केल्विन कैन नॉट बी अचीव्ड, तो ये टच नहीं करेगा। टेंड्स टू कह सकते हैं, मैथमेटिकली कह सकते हैं टेंड्स टू। हो गया बेटा? Yes, sir. यस तो वेपर प्रेशर जो है टेम्परेचर बढ़ाने पर एक्सपोनेंशियली इस तरह से बढ़ता है। एक इक्वेशन से आता है जो कि थर्मोडायनेमिकली साइंटिस्ट लोगों ने प्रूफ किया है, इसको एक नाम से पुकारते हैं क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन, है कि नहीं? अब इसी क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन को हम थोड़ा एनालिसिस करते हैं। मान लो कि कोई एक लिक्विड है, फॉर ए लिक्विड at temperature T, वेपर प्रेशर P के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ गया P नॉट, याद कर लेना इसको। सर इससे क्वेश्चन कहां पर पूछता है? देखो नीट वगैरह में पूछेगा ना, हालांकि एनसीईआरटी में भी ये नहीं दिया हुआ है, यानी बोर्ड में नहीं पूछेगा, इसे नीट में पूछेगा तो सीधे खाली फार्मूला पूछेगा। आईआईटी एडवांस में और जेईई मेंस में इस फार्मूला पर क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, लेकिन नीट में खाली फार्मूला तक ही पूछेगा, बोर्ड में ऐसा है नहीं, ये आपका एनसीईआरटी में फार्मूला नहीं दिया हुआ है। तो कोई भी एक लिक्विड है, गिवन टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर हमने ये लिख दिया, जो कि हम लोग पढ़े थे क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन। अब इसी लिक्विड के लिए क्या करते हैं कि इसको हम लोग लॉग ले लेते हैं, या
ln ले लेते हैं, ln सबको लेने आता है ना, log e जिसको हम लोग कहते हैं, ln p, इधर एक्सपेंड करो तो क्या हो जाएगा, ln p नॉट हो जाएगा, है ना। और ये क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा h अपॉन आर टी एंड ln e का वैल्यू 1 हो सकता है, यानी आप इसी को ln लेकर के एक्सपेंड करेंगे तो यही वाला फॉर्मूला को ऐसे लिख सकते हैं मैथमेटिकली। तो दो डिफरेंट टेम्परेचर पर लिखते हैं, एट टेम्परेचर T1 पर इस फॉर्मूला को लिखते हैं। तो टेम्परेचर T1 पर वेपर प्रेशर को कह दिया P1 का मतलब क्या, वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर T1। अब P नॉट जो है ना एक कांस्टेंट होगा, किसी भी एक पर्टिकुलर लिक्विड के लिए P नॉट का वैल्यू कांस्टेंट होगा, और मानेंगे कि डेल्टा H यानी एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन इज प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी डेल्टा H ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा H डिवाइड बाई RT1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, है ना। सिमिलरली एट टेम्परेचर T2 पर कैसे लिख दोगे, T2 पर मान लो कि वेपर प्रेशर P2 हो गया, P1 है वेपर प्रेशर उस लिक्विड का T1 पर और P2 है वेपर प्रेशर उस लिक्विड का T2 पर। ln P नॉट कह रहे हैं कि ये इंडिपेंडेंट होगा किसका, टेम्परेचर का, एक कांस्टेंट है। डेल्टा H भी प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट होता है और टेम्परेचर फॉर ए लिक्विड, टेम्परेचर क्या है T2, तो ये लिख दिया RT2, इक्वेशन हो गया सेकंड। यानी दो डिफरेंट टेम्परेचर पर उस लिक्विड का वेपर प्रेशर हमने P1 और P2 लिख दिया। अब रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं कि P1 और P2 में क्या हुआ। तो क्या करो कि इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन 1 को माइनस कर लो, तो ln P2 माइनस ln P1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ln P2 अपॉन P1, माइनस करोगे और इधर ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होकर के ना डेल्टा H कॉमन हो जाएगा, R भी नीचे में कॉमन और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। इसको भी क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन ही कहते हैं। उसी इक्वेशन का एक लिक्विड के लिए दो अलग अलग टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर का रिलेशनशिप दिया हुआ है। P1 इज वेपर प्रेशर एट T1, P2 इज वेपर प्रेशर एट T2। इसी को लॉग में लिखोगे ना, लॉग का मतलब क्या, बेस 10, ln का मतलब क्या, बेस E। तो लॉग में कन्वर्ट करने के लिए, ln को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए ना मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 से। तो लॉग में कन्वर्ट करोगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई जब इधर करोगे तो इधर में आके डिवीजन में हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2.303R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ऐसा इक्वेशन बहुत बार पढ़े होंगे, जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में भी पढ़े थे, याद है सबको, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.303R मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। कुछ याद आ रहा है ऐसा इक्वेशन केमिकल इक्विलिब्रियम में? Yes, sir. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का डिपेंडेंस टेम्परेचर पे याद आ रहा है ना बेटा, पढ़ा होगा? Yes, sir. Yes. एकदम सिमेट्रिकल है, जहां पर कि ये जो P1 है वो वेपर प्रेशर है लिक्विड का एट टेम्परेचर T1, नोट करते जाओ क्योंकि टाइम खत्म हो जाएगा। P2 जो है वो है वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर T2। हमारे पास एक और इक्वेशन आ गया, यानी दो डिफरेंट टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर का रिलेशनशिप, इसी को उसी नाम से पुकारते हैं क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। इसको नोट कीजिए। हो गया सर, लिखिए सर। लिख लिया बेटा, सब हो गया सबका? तो चलो जल्दी से समराइज Yes. कर,
कि हाँ, तो ये वेपर प्रेशर का जो कॉन्सेप्ट है बढ़िया से एक बार रिवाइज भी कर लेना। मैं इसको तो मैं कल भेज दूंगा, कल लेक्चर जैसे ही खत्म होगा, तीनों जो लेक्चर होगा उसको कंबाइन करके मैं भेज दूंगा। लेकिन ट्राई करो कि क्लास करते रहो, जो आज हम लोग सीखे फटाफट उसको रिवाइज करते हैं। इस वेपर प्रेशर का एप्लीकेशन आगे आता रहेगा, यानी लिक्विड सोल्यूशन जब तक पढ़ते रहोगे तो वेपर प्रेशर हम बोलते ही रहेंगे। तो वेपर प्रेशर क्या होता है? कोई भी एक लिक्विड, एकदम सिंपल शब्दों में समझे, कोई एक लिक्विड था, सरफेस वाला मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट हुआ, उसके चलते जो प्रेशर क्रिएट होगा ना गिवन टेम्परेचर पे, उसको कहते हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर पानी के केस में एक्वस टेंशन कहते हैं। वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का सिर्फ एक फैक्टर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर यदि चेंज नहीं किया ना उस लिक्विड का, तो वेपर प्रेशर का वैल्यू चेंज नहीं करेगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, घटाओगे तो घटेगा। सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता, अमाउंट कितना लिया उस पर डिपेंड नहीं करता। कोई एक लिक्विड है जिसमें कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, तो ज्यादा स्केपिंग टेंडेंसी होगी, ज्यादा भागेगा, ज्यादा वेपर में कन्वर्ट होगा, तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, मोर वोलेटाइल होगा। इंग्लिश में कहते हैं मोर वोलेटाइल। ये जो पेट्रोल है मोर वोलेटाइल है, क्यों? क्योंकि ज्यादा वेपर बनता, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीक होता है। जहां इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो लिक्विड से वेपर कम बनेगा, भागेगा कम तो वेपर कम बनेगा, तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है? एक्सपोनेंशियल। क्या फार्मूला? P = P नॉट E का पावर माइनस डेल्टा एच अपॉन RT। टेम्परेचर केल्विन में, डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन है जो कि पॉजिटिव होगा, है कि नहीं? और दो डिफरेंट टेम्परेचर पर उसके लिए एक फार्मूला आया, रिलेट करके याद करोगे। केमिकल इक्विलिब्रियम में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला जो फार्मूला था, यहाँ पर बस वेपर प्रेशर हो गया, K2/K1 के जगह पर P2/P1 हो गया। तो log P2/P1 = डेल्टा H डिवाइड बाय 2.303 R ब्रैकेट शुरू 1/T1 - 1/T2। कल हम लोग शुरुआत करेंगे बॉइलिंग पॉइंट से, फ्रीजिंग पॉइंट ये सब पढ़ेंगे, और फिर पढ़ेंगे रॉल्ड्स लॉ। यानी आपकी क्लास आप मिस नहीं कर सकते, मिस करोगे तो फिर बोर्ड वगैरह में दिक्कत होगी, क्योंकि ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है। एक बार क्लास करोगे यहीं पर सब समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। Okay, sir. Thank you. Thank you, Thank sir. you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.